हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का फाउंडेशनल टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, इज डिमांड। ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है और आप किसी भी लेवल पर हो, यूजी लेवल पर हो, पीजी लेवल पर हो, ये काफ़ी बेसिक टॉपिक है। ये सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा जाने वाला टॉपिक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। इसमें हम सारी ही चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। डिमांड क्या होते हैं, इसके अलग अलग लॉज, लॉ ऑफ डिमांड क्या है, उसके कुछ अजम्पशंस, एक्सेप्शंस, फिर रिलेटेड गुड्स जैसे सब्स्टिट्यूट गुड या कॉम्प्लीमेंट्री गुड, ठीक है, उसके प्राइस इफेक्ट। तो ये सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं और लास्ट में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड को एक साथ क्लब करके समझने वाले हैं, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर होने वाला है, में लास्ट तक बने रहें। और अगर नोटिफिकेशंस आप तक नहीं पहुंचते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। चलिए अब आगे शुरू करते हैं। देखिए, डिमांड, सबसे पहले डिमांड की डेफिनेशन हम समझ लेते हैं कि डिमांड होता क्या है। देखो, व्हाट इज डिमांड? डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज जनरेटेड व्हेन अ बायर हैज विलिंगनेस एंड परचेजिंग पावर। ठीक है, व्हेन अ बायर हैज विलिंगनेस एंड परचेजिंग पावर टू बाय दैट कमोडिटी एट अ स्पेसिफाइड प्राइस। ठीक है, तो दो चीजों से मिलकर डिमांड बनी होती है। यहाँ पे सबसे पहले हमें ये समझना है कौन कौन सी दो चीज, एक तो विलिंगनेस और एक परचेजिंग पावर। इन दोनों से मिलके हमारी डिमांड बनी होती है। जब भी कोई बायर कहता है कि मुझे ये चीज खरीदनी है, अनटिल एंड अनलेस उसके पास ये दोनों चीजें हों, तो आप कह नहीं सकते कि हाँ, ये एक पोटेंशियल बायर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपकी इच्छा है कि आपको एक BMW कार खरीदनी है, आपकी विलिंगनेस तो है, लेकिन आप उसको खरीद नहीं सकते, आपके पास इतने पैसे नहीं है। फिर वही गरीबी की दिक्कत है ना। तो इस केस में आप अपने आप को एक पोटेंशियल बायर नहीं मान सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप उस कमोडिटी की डिमांड को जनरेट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि आपके पास पैसे ही नहीं है, आप उसको खरीद ही नहीं सकते। तो ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए, विलिंगनेस भी होनी चाहिए और परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए। विलिंगनेस तो जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज को खरीदने की इच्छा नहीं होगी तो आप खरीदोगे नहीं, ठीक है। तो विलिंगनेस तो होनी ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपके पास परचेसिंग पावर भी होनी चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। फिर नेक्स्ट देखिए, डिमांड शेड्यूल। ये क्या चीज है? डिमांड शेड्यूल कुछ नहीं है, बस एक टेबल है जो हमें ये बताती है कि अलग अलग प्राइस पे किसी कमोडिटी की कितनी कितनी क्वांटिटी को हम डिमांड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, एक तरफ मैंने प्राइस को नोट कर दिया, एक तरफ क्वांटिटी को नोट किया है। अब ये टेबल मुझे ये बताती है कि जब प्राइस 10 है तो एक्स की 100 कमोडिटीज की डिमांड मार्केट में है, ठीक है। 10 रुपए पे 100 यूनिट्स बिक जाएंगी, 100 यूनिट्स की डिमांड है। फिर अगर प्राइस एक कम हो जाता है, अगर 9 है प्राइस, तो 150 डिमांड उसकी रहेगी, ठीक है। यानी 150 यूनिट्स यहाँ पे मार्केट में बिक जाएंगे 9 रुपए पे, और 8 रुपए पे 200 यूनिट्स बिक जाएंगे, ठीक है। दिस इज डिमांड शेड्यूल। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, डिमांड कर्व। जब इस डिमांड शेड्यूल को हम कर्व के रूप में रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो कैसे करेंगे? देखिए, बहुत ही सिंपल है। ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ग्राफ में दो एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। हमें सबसे पहले इनको मेंशन करना है कि ये एक्सिस रिप्रेजेंट क्या कर रही है। तो एज अ कन्वेंशन, वाई एक्सिस पे हम प्राइस ले लेते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। पी एक्स का मतलब प्राइस ऑफ एक्स और क्यू एक्स का मतलब क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखिए, हमें इसको लेबल करना होता है, 2, 4, 6, 8, 10, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। सिमिलरली क्वांटिटी को भी प्रेजेंट कर देते हैं, 50, 100, 150 एंड 200, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए, जब प्राइस है 10 तो क्वांटिटी कितनी है? 100। अगर प्राइस 10 है तो क्वांटिटी हो जाएगी 100, ठीक है। तो क्वांटिटी हो जाएगी 100। तो एक पॉइंट हमारे पास आ गया ये, ठीक है। एक पॉइंट तो हो गया ये वाला।
जब प्राइस 10 है तो क्वांटिटी कितनी है 100। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि जब प्राइस 9 है तो क्वांटिटी 150 है। तो प्राइस 9 लगभग बीच में लाई करेगा, तो यहां से हम को ले लेते हैं और क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 150। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास दूसरा पॉइंट, ये हो गया दूसरा। ठीक है, इसी तरीके से तीसरा पॉइंट भी ले लेते हैं। जब प्राइस है 8 तो क्वांटिटी कितनी है 200। अगर प्राइस हो जाता है मार्केट में 8 तो कितनी क्वांटिटी हम डिमांड करेंगे 200। ठीक है, यहां से आ गया हमारे पास तीसरा पॉइंट। अब देखो डिमांड कर्व कैसे बनाना है, बड़ा ही सिंपल सा प्रोसीजर है। ये जो 3 डॉट्स है हमारे, इनको कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइन आगे पीछे अपन ने निकाल दी और ये जो कर्व आ गया ये हो गया हमारा डिमांड कर्व, को मैं dx से डिनोट कर देता हूँ, विच शोज डिमांड फॉर कमोडिटी। ठीक है, तो डिमांड कर्व समझ में आया। हमने जब डिमांड शेड्यूल को कर्व में ग्राफ में प्लॉट कर दिया, ग्राफ में प्लॉट करके एक कर्व के रूप में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, तो वो क्या हो गया हमारा डिमांड कर्व। ठीक है, चलो अगली चीज देखो। अगली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डिमांड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, most important rule and one of the oldest rule of economics, one of the foundational law of economics हम इसे बोल सकते हैं। देखिए क्या है, the law of demand states that other things remaining constant there is an inverse relationship between quantities demanded and own price of the commodity। सिंपल भाषा में समझिए कि जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, अब एक काफी इसका रियल लाइफ सिनेरियो हम लेके चलते हैं। ठीक है, सर्दियों के टाइम आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि प्याज के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और उस टाइम आप कहीं जाओगे बाहर रेस्टोरेंट में, बोलोगे सलाद लेके आओ, तो सलाद में क्या होगा, खूब सारे टमाटर, ठीक है, खूब सारी मूली, लेकिन प्याज गायब है ना, क्योंकि प्याज के उस समय दाम क्या है बढ़े हुए हैं, है ना। तो रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, कम खरीदेगा। आप गए बड़े जोश में, चलो आज तो अपन प्याज वाली भेल खाएंगे। पहुंचे, उन्होंने बताया प्याज वाली भेल खाने के 5 रुपए एक्स्ट्रा। 5 रुपए एक्स्ट्रा लग जाएंगे, फिर तो क्या ही फायदा, फिर तो एक काम करो बिना प्याज की भेल दे दो, हाँ टमाटर मूली ज्यादा दे देना। यही होता है। तो अगर प्राइस बढ़ जाता है डिमांड कम हो जाती है ना। और अगर प्राइस कम हो जाए, मान लो कुछ ऐसी स्कीम आ जाए, अभी जैसे दिवाली आने वाली है, दिवाली पे क्या होता है, मोबाइल के प्राइसेस कम हो गए, फर्नीचर के प्राइसेस कम हो गए, कपड़ों में डिस्काउंट चल रहे हैं, सेल चल रही है बढ़िया, उस टाइम क्या होगा, लोग अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं, खूब सारा खरीद के लाते हैं, फिर सोचते हैं कि इतने सारे की तो मुझे जरूरत ही नहीं थी, अब मैं करूंगा क्या इसका, है ना। यही होता है, डीमार्ट जाते हैं हम कोई एक दो चीज खरीदने के लिए और फिर 2500 का बिल बन जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ चीजें हमें दिख रही है कि सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है तो हम बहुत ज्यादा खरीद लेते हैं, जरूरत नहीं है फिर भी खरीद लेते हैं। फ्री में तो आदमी फिनाइल भी पी सकता है ना। कोरोना के टाइम में शुरुआत में लोगों को हैंड सैनिटाइजर दे रहे हैं, अब वो सोच रहे हैं क्या करना है इसका, चरणामृत समझ के पी गए, है ना। बाद में बताया कि मलने का है साथ में, तो फ्री में तो खैर कुछ भी बिकता है। तो लॉ ऑफ डिमांड क्लियर हुआ बच्चों। ठीक है, प्राइस बढ़ जाएगा तो डिमांड कम, और प्राइस कम हो जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है। सिंपल सा है लॉ ऑफ डिमांड। यहाँ पे बस एक छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, बाकी सभी फैक्टर्स कांस्टेंट है। अब ये बाकी सभी फैक्टर्स क्या हैं, देखो डिमांड को सिर्फ प्राइस ही अफेक्ट करे ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बाकी कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए
मैं नींद उड़ाने के लिए पढ़ाई करते टाइम कॉफ़ी पीता हूँ। अब मेरी पड़ोस में कोई एक बढ़िया सी चाय की कोई भी चेन है, जैसे मान लो चाय सा, उसने स्कीम चला दी, भई आज एक पे एक चाय फ्री है। तो क्या मैं चाय पीने चले जाऊँगा? नहीं, क्योंकि मैं तो कॉफ़ी पीता हूँ ना। मेरा मेरा टेस्ट है कॉफ़ी के लिए, ठीक है? तो उस केस में आप चाय की प्राइस कितनी ही कम कर लो, अगर मैं कॉफ़ी पीना पसंद करता हूँ तो मैं कॉफ़ी ही पीऊँगा, फिर मैं चाय पे शिफ्ट नहीं हो रहा, ठीक है? तो इस तरह के और भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं जो हम धीरे-धीरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट ठीक है, वो आगे के लिए छोड़ते हैं। यहाँ पे आप इतना सा समझ लीजिए, बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं, प्राइस के अलावा और जितने भी फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, उसको हम एक बार के लिए कांस्टेंट मान लेते हैं। और इसके बाद प्राइस और डिमांड में इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन का मतलब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, एक चीज घटेगी तो दूसरी बढ़ेगी, ठीक है? इसीलिए हम कहते हैं कि जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाती है, और जब प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है? आई होप अच्छे से हमने इसको डिस्कस किया है, सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए हमें। फिर ये कुछ अजम्पशंस हैं, अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। तो इन अजम्पशंस में कुछ नहीं है, इनको एक बार रीड कर लीजिएगा। बेसिकली ये यही बता रहे हैं कि जो बाकी सारे फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है? देयर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर। कई बार होता है ना, इनकम चेंज हो गई, इस वजह से हमारी प्रेफरेंस भी बदल गई। जैसे पहले हम पार्ले जी खाया करते थे, फिर हमारी इनकम बढ़ गई, हम ओरियो पे शिफ्ट हो गए, है ना? तो अब पार्ले जी भले ही 1 रुपया सस्ता और हो गया है, लेकिन क्योंकि हमारी इनकम ज्यादा हो गई, हम तो ओरियो खाएंगे, है ना? तो देर इज नो चेंज इन द इनकम ऑफ द बायर। ये असम्पशन मानेंगे तभी लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा। तो बेसिकली ये यही बता रहे हैं, ठीक है? इन पॉइंट्स को आप नोट कर लें अपने नोट्स में, ठीक है? या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए एक्सेप्शंस टू लॉ ऑफ डिमांड, वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेप्शंस क्या हैं? एक्सेप्शंस है आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शन क्या है? कुछ इस तरह के आइटम्स जिनकी डिमांड है किसी सोशल स्टेटस की वजह से, उनके लग्जरी होने की वजह से, ठीक है? इनके ऊपर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जैसे डायमंड जो है वो महंगा होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू है ना? अगर आप बोलो कि अरे डायमंड सस्ते हो गए, सस्ते हो गए, देखो हजार हजार रुपए में डायमंड मिल रहे हैं, तो डायमंड कौन खरीदेगा? फिर तो कोई उसको एज अ सिंबल ऑफ वर्च्यू समझेगा ही नहीं, है ना? आईफोन है, अब आईफोन काम क्या आएगा? आपके बात करने के काम में आएगा, व्हाट्सएप चलाने के काम में आएगा, फोटो खींचने के काम में आ जाएगा। आईफोन महंगा है, इसलिए उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, एक सोशल सिंबल, स्टेटस सिंबल है वो, ठीक है, आईफोन होना। तो इसीलिए उसकी काफी डिमांड है, लोग प्रेफर करते हैं। लग्जरी कार्स हैं, कार तो आपको सस्ते में मिल जाएगी, लेकिन लग्जरी कार्स बहुत महंगी है, और महंगी है इसीलिए उसका उसकी वैल्यू है। समाज में उसको ऐसे देखा जाता है, एक सिंबल की तरह, स्टेटस सिंबल की तरह। फिर नेक्स्ट आता है इरेशनल जजमेंट। कई बार कंज्यूमर क्या सोचता है कि ये कोई चीज महंगी है ना तो बढ़िया है, ठीक है? जैसे पिज्जा हट का पिज्जा, वो बनता ही है 50% ऑफ पे बिकने के लिए, ठीक है? मतलब ऐसे करते हैं ना कि पहले महंगी एमआरपी दिखाई और फिर बोलते हैं कि 50% ऑफ मिल जाएगा, सबको दे रहे हैं 50% ऑफ। अरे प्राइस इतना बढ़ा ही क्यों रहे हो? तो क्योंकि वो जानते हैं, कंज्यूमर क्या कई बार सोचता है कि अरे यार महंगी है इसलिए अच्छी है। ऐसी बहुत सारी चीजें आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? नॉट स्पेसिफिकली किसी ब्रांड को टारगेट नहीं कर रहा, जस्ट ये है कि इस तरह के एग्जांपल्स आप देख सकते हैं मार्केट के, ठीक है? कि उनका प्राइस ज्यादा रखा हुआ है, और उससे कंज्यूमर सोचता है क्योंकि प्राइस ज्यादा है ये शायद ये अच्छा होगा। तो अगर कंज्यूमर का इरेशनल जजमेंट है, ठीक है, कि वो प्राइस की वजह से ही देख रहा है कि कौन सी चीज अच्छी है, तो क्या होगा? प्राइस ज्यादा होने पर कंज्यूमर उसको ज्यादा खरीदेगा, उसको लगेगा ये चीज ज्यादा अच्छी है। नेक्स्ट आता है गिफन गुड्स। गिफन गुड्स क्या होते हैं? ये हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं, हाईली इंफीरियर गुड्स होते हैं। इनके केस में भी लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि आप हॉस्टल में रहते हैं, आपको पॉकेट मनी मिलती है, ठीक है?
पॉकेट मनी से आप क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए हफ्ते में एक दिन आप खाते हैं कोई भी लग्जरी आइटम जो आपको थोड़ी महंगी चीज, मान लो छोले भटूरे, ठीक है, छोले भटूरे, छोले भटूरे खरीद के खा लेते हैं एक दिन। और बाकी 6 दिन आप क्या करते हो, बाकी 6 दिन आप पोहे खाते हो। इतना ही पैसा मिलता है आपको पॉकेट मनी में, है ना, कि एक दिन तो आप छोले भटूरे खा लेते हो और बाकी 6 दिन पोहे पे गुजारना पड़ता है। अब ये पोहे वाला क्या करता है, एक दिन सोचता है कि अरे मैं पोहे सस्ते कर देता हूँ, क्योंकि मैंने तो लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है ना। पोहे वाले ने भी ये वीडियो देखा था और ये वीडियो देख के बेचारा पोहे वाला बन गया। तो पोहे वाले ने सोचा कि चलो मैं पोहे सस्ते कर देता हूँ, उससे क्या होगा, स्टूडेंट ज्यादा पोहे कंज्यूम करेगा। तो पोहे वाले ने पोहे सस्ते कर दिए। अब मंडे को पोहे खाए, ट्यूसडे को पोहे खाए, वेंसडे को, थर्सडे को, फ्राइडे को, 5 दिन स्टूडेंट ने क्या किया, पोहे खा लिए। अब उसके पास इतने पैसे बच गए कि वो सैटरडे और संडे 2 दिन छोले भटूरे खा सकता है। समझ में आ रही है बात? तो वो क्या करेगा, क्या वो पोहे खाएगा क्या? नहीं, वो तो छोले भटूरे खाने लग जाएगा। तो इस केस में पोहे क्या चीज हो गई, टिफिन गुड, हाईली इंफीरियर गुड। कंज्यूमर इसके ऊपर तब खर्चा करता है जब बेटर ऑल्टरनेटिव्स अफोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस केस में क्या होता है, जब गिफन गुड सस्ते होते हैं ना, तो कंज्यूमर के पास इतनी इनकम बच जाती है कि वो एक सुपीरियर गुड को कंज्यूम कर सकता है, ठीक है। वैसे पोहे बड़ी अच्छी चीज है, हेल्दी चीज है, यही खानी चाहिए। छोले भटूरे तो ऑयली भी चीज होती है ना, दिल पे मत लेना, पोहे मैं खुद भी बहुत खाता हूँ, ठीक है। पोहे हम शर्मिंदा है। चलिए, तो गिफन गुड का कॉन्सेप्ट समझ में आया। फिर नेक्स्ट देखिए, डिमांड कर्व स्लोप्स अपवर्ड व्हेन लॉ ऑफ डिमांड फेल। कहने का क्या मतलब है, हमने पढ़ा था कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों बनता है, देखो यहाँ पे हम प्राइस को डिनोट करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी को, यहाँ पर क्वांटिटी, ठीक है। और हमने क्या बताया था कि प्राइस अगर कम हो जाता है तो क्वांटिटी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, ठीक है। तो जब इस तरह की चीज शो कर रहे हैं तो डिमांड कर्व डाउनवर्ड बनना चाहिए। लेकिन अगर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाएगा तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब प्राइस बढ़ा है तो क्या हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, या ऐसे मान लो कि प्राइस कम हो रहा है तो क्वांटिटी भी कम हो गई। पोहे वाले ने सोचा प्राइस कम कर दूंगा, तो क्या होने लग गया, क्वांटिटी भी कम हो गई, डिमांड भी कम हो गई, ठीक है। बात आ रही है समझ में? तो जब भी लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है ना, तो डिमांड कर्व अपवर्ड स्लोपिंग बन जाता है। नेक्स्ट देखो, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व वर्सेस शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अब ये दो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, इनको बड़े ध्यान से समझना। देखिए, डिमांड कर्व हम बनाते हैं, यहाँ मैंने लिया प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ मैंने लिया डिमांड, ठीक है, सॉरी क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स, ठीक है। अब मैंने एक डिमांड कर्व बनाया, नॉर्मल सा डाउनवर्ड स्लोपिंग। यहाँ प्राइस है P1, क्वांटिटी है Q1, ठीक है। अब मुझे क्या दिखाना है कि प्राइस कम हो गया, प्राइस हो गया P2, प्राइस P2 हो गया, तो क्वांटिटी कितनी हो गई, Q2। अब ध्यान से समझना, पहले इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे था, पॉइंट ए पर, और उसके बाद इक्विलिब्रियम चला गया पॉइंट बी के ऊपर, ठीक है। तो यानी कि हम सेम डिमांड कर्व पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे चले गए, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए,
मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। ठीक है, सेम डिमांड कर्व पे हम मूव कर रहे हैं। इसी जगह दूसरा केस देखो, इसी जगह दूसरा केस देखो। ये है प्राइस ऑफ एक्स, ले लिया मैंने क्वांटिटी ऑफ एक्स, और ये हो गया हमारा एक डिमांड कर्व। प्राइस है P1 और P1 प्राइस पे क्वांटिटी है Q। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक केस लेके चलता हूँ जहाँ पे प्राइस तो कम नहीं हुआ लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। ठीक है, प्राइस कम नहीं हुआ लेकिन कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई। जैसे आपके केस में लेके चलें कि छोले भटूरे सस्ते तो नहीं हुए लेकिन आपकी पॉकेट मनी बढ़ गई। तो पहले आप एक दिन खाते थे छोले भटूरे, अब आप सोचते हो कि मैं नाश्ते में 2 दिन छोले भटूरे खाऊंगा। तो नाश्ते में 2 दिन छोले भटूरे खाओगे, नाश्ते में 2 दिन छोले भटूरे खाओगे, क्वांटिटी Q1 से Q2 पर शिफ्ट हो गई। लेकिन आप ये बताओ कि प्राइस कम हुआ है क्या? प्राइस तो कम नहीं हुआ है ना, आपकी सिर्फ क्या हुई है, इनकम बढ़ गई। तो अब उस चीज को मैं कैसे शो करूंगा? देखो, अगर सेम प्राइस पर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है ना, प्राइस P1 ही है, क्वांटिटी Q2 हो गई, तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, एक दूसरा डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा। चलो भाई, दूसरा डिमांड कर्व आ गया हमारा, दूसरा डिमांड। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया, डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो गया। थोड़े कलर देखने में शायद प्रॉब्लम होगी आपको, इसको मैं येलो से बना देता हूँ। ग्रीन के ऊपर येलो कलर अच्छे से, है ना, डिमांड कर्व शिफ्ट हो गया। तो ये चीज क्या है, ये है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, कि डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल आता है कि हमें पता कैसे चलेगा कब हमें सेम डिमांड कर्व पे मूव करना है, कब हमें डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है। मैं इसका एक बीज मंत्र देता हूं आपको। जब भी क्वेश्चन में प्राइस में चेंज हो रहा हो तो फिर हमें सेम डिमांड कर्व पे मूव करना है, और अगर प्राइस के अलावा किसी भी दूसरे फैक्टर में चेंज हो रहा हो तब हमें डिमांड कर्व को शिफ्ट करना है। आई बात समझ में? जब भी प्राइस में चेंज हो रहा हो सेम डिमांड कर्व पे मूव करना है, और जब प्राइस के अलावा किसी भी दूसरे फैक्टर में चेंज आ रहा हो तो हमें क्या करना है, डिमांड कर्व को ही शिफ्ट कर देना है। ठीक है, डिमांड बढ़ रही हो तो आगे शिफ्ट कर देना, डिमांड कम हो रही हो तो पीछे शिफ्ट कर देना, इस तरीके से। ठीक है, बात आई समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड वर्सेस इंक्रीज इन डिमांड। अब ये भी काफी पहले जैसा ही कॉन्सेप्ट है। एक्सटेंशन ऑफ डिमांड क्या होता है, देखो यहाँ ले लेता हूँ प्राइस ऑफ एक्स, यहाँ ले लेता हूँ क्वांटिटी। ये रहा हमारा डिमांड कर्व। प्राइस जब P1 है, क्वांटिटी Q1 है, और अगर प्राइस P2 हो गया तो क्वांटिटी Q2 हो। ठीक है, प्राइस कम हुआ है, क्वांटिटी बढ़ गई है। तो पॉइंट ए से हम पॉइंट बी के ऊपर शिफ्ट हो गए, है ना, क्वांटिटी बढ़ गई। ये होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। ठीक है, सेम डिमांड कर्व पे डिमांड बढ़ जाना, ये होता है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। इंक्रीज इन डिमांड क्या होगा, ये भी देख लो। अगेन वाई एक्सिस पे प्राइस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी ऑफ एक्स। ये रहा हमारा डिमांड कर्व T1 T1। ठीक है, प्राइस T1 T1 प्राइस पे क्वांटिटी 1। कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है यानी प्राइस में चेंज नहीं आ रहा, प्राइस के अलावा किसी डिटर्मिनेंट में चेंज आ रहा है, और इनकम बढ़ रही है। बढ़ रही है तो मतलब क्या होगा, डिमांड बढ़ जाएगी। ये लो, डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट हो गया।
D2 हो गया, ठीक है। और अब क्वांटिटी क्या हो गई, Q2 हो गई, ठीक है। क्वांटिटी इंक्रीज हो गई ना, पहले से इंक्रीज हो गई। पहले मान लीजिए पॉइंट था ए और अब हो गया बी, ठीक है। डिमांड बढ़ गई और डिमांड कर्व पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया, तो उसको हम बोल देते हैं इंक्रीज इन डिमांड। ये इंक्रीज इन डिमांड, और जब सेम डिमांड कर्व पे डिमांड बढ़ जाती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, ठीक है। बात आई समझ में? ग्राफ से समझेंगे हम हर एक चीज, क्योंकि एग्जाम में भी आपको ग्राफ बना के आना है। सेम देखिए इसी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, ये तो बहुत इजीली आपको समझ आ जाना चाहिए किस तरीके से होगा। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड में क्या करेंगे, ये हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है। पहले प्राइस था P1, क्वांटिटी थी Q1, फिर प्राइस बढ़ गया, प्राइस हो गया P2, क्वांटिटी हो गई, पहले जो कि हमारा इक्विलिब्रियम था पॉइंट ए के ऊपर, वो शिफ्ट हो गया पॉइंट बी के ऊपर, क्वांटिटी कम हो गई, डिमांड कम हो गई। प्राइस बढ़ने की वजह से जो डिमांड कम हुई है तो हम क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। और डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड देख लो, वाई एक्सिस पे मैं लेता हूँ प्राइस ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ऑफ एक्स, ये रहा हमारा डिमांड कर्व T1, T1 प्राइस है, क्वांटिटी कितनी है 1। आपको पॉकेट मनी मिली, आप बड़े खुश हुए, चलो पॉकेट मनी मिल गई, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मंडे से शुरू करेंगे, मंडे को आपने क्या खाए, पोहे खाए, ट्यूसडे को पोहे खाए, पूरा सैटरडे तक पोहे खाए। अब आप बड़े खुश हो कि चलो संडे को छोले भटूरे खाऊंगा, लेकिन आपसे वो पैसे कहीं गिर गए, ठीक है, और बचे हुए पैसों में आपको पोहे खाने पड़े, ठीक है। तो छोले भटूरे क्या है, उसकी डिमांड कम हो जाएगी, कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। छोले भटूरे तो अब आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते, कम खाओगे छोले भटूरे, या एक भटूरा खा लोगे ज़्यादा से ज़्यादा। छोले भटूरे खाने गए थे, 2 भटूरे के पैसे नहीं बचे, एक भटूरा ही खाओगे, तो डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये इनकम की वजह से या किसी भी और फैक्टर की वजह से जब भी डिमांड में कमी आ रही है तो उसको हम बोल देंगे डिक्रीज इन डिमांड, ठीक है। बात आई समझ में? प्राइस की वजह से अगर हमारी डिमांड कम हो जाए उसको हम कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। प्राइस के अलावा किसी भी और फैक्टर की वजह से डिमांड कम हो जाए तो उसको बोल देंगे डिक्रीज इन डिमांड। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस प्राइस इफेक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रॉस प्राइस। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है रिलेटेड गुड्स का। देखो जो गुड्स होते हैं ना वो दो तरीके से रिलेटेड गुड्स हो सकते हैं, एक तो होते हैं सब्स्टिट्यूट गुड और एक होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो कि इंटरचेंज कर सकते हैं एक दूसरे की जगह पर, ठीक है। इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, देखो इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं इंटरचेंज। मान लीजिए आप पेप्सी पीने गए, दुकानदार ने बोला कि नहीं पेप्सी तो नहीं है हमारे पास, कोका कोला है। आप बोलोगे ठीक है भाई पेप्सी नहीं है, कोका कोला दे दो, बहुत बढ़िया, तो इंटरचेंज हो गया ना। पेप्सी पीने गए थे, पेप्सी नहीं मिली, कोका कोला आपने ले ली, ठीक है। दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होते हैं, जो एक दूसरे की डिमांड को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि कार और पेट्रोल, एग्जाम्पल देखो बैंक एंड इन कार एंड पेट्रोल, ये सब क्या है, एक दूसरे के यूज को कंप्लीट करते हैं। आपने कार खरीद ली लेकिन पेट्रोल ही नहीं है, मान लो पाकिस्तान में पैदा हो गए आप, कार तो खरीद ली लेकिन पेट्रोल नहीं है, तो क्या करोगे, फिर तो किसी काम की नहीं है, कार तो खड़ी रह जाएगी, चलाने के लिए पेट्रोल तो चाहिए, है ना। तो देखो सब्स्टिट्यूट गुड्स वो जो एक दूसरे की जगह पर काम आ सके, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो जो एक दूसरे के साथ काम में आते हैं, साथ में मिला के काम में लेते हो आप उसको, ठीक है। और एग्जांपल देख लो सब्स्टिट्यूट गुड्स के, टी एंड कॉफी। नींद आ रही थी, कॉफी पीनी थी, लेकिन कॉफी पाउडर खत्म हो गया तो चाय बना के पी ली, नींद तो उड़ ही जाएगी, है ना। तो एक दूसरे की जगह पे काम आने वाले गुड्स क्या हो गए, सब्स्टिट्यूट गुड्स, और एक दूसरे के साथ में काम आने वाले गुड्स क्या हो गए,
कॉम्प्लीमेंट्री गुड। चलो इसमें एक छोटी सी चीज और हम समझ लेते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में क्या होता है ना कि अगर एक की प्राइस कम हो जाती है तो दूसरे की डिमांड भी कम हो जाती है। कैसे? एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप पेप्सी पीने गए थे, आपने देखा पेप्सी 10 रुपए की मिल रही है, कोका कोला 8 रुपए की मिल रही है, तो आप क्या करोगे? कोका कोला खरीद लो, है ना, क्योंकि सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक की प्राइस कम हो गई तो दूसरे की डिमांड कम हो गई, है ना, क्योंकि जिसकी प्राइस कम हुई है कंज्यूमर उसको खरीदेगा। कहने का मतलब कोका कोला की प्राइस कम हो गई तो कंज्यूमर पेप्सी छोड़ के कोका कोला पी लेगा। ठीक है, दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो कि दो गुड्स जब साथ में कंज्यूम किए जाते हैं, तो अभी जैसे पेट्रोल के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो लोग क्या कर रहे हैं, लोग सीएनजी फ्यूल वाली कार खरीद रहे हैं, है ना, या फिर ईवी कार्स पे शिफ्ट हो रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होता है, कार की प्राइस उतनी है लेकिन क्योंकि पेट्रोल के प्राइस ज्यादा हो गए तो लोगों ने कार की डिमांड कम कर दी, उसके ऑल्टरनेटिव्स पे शिफ्ट हो गए। मतलब पेट्रोल वाली कार की जगह लोग या तो बाइक ले लेंगे या फिर सीएनजी ले लेंगे, सीएनजी वाली कार ले लेंगे। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में क्या होगा कि अलग चलता है कि अगर प्राइस एक की बढ़ गई है तो दूसरे की डिमांड कम हो जाएगी। इस तरीके से चल, पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाएगी तो पेट्रोल वाली कार्स की डिमांड कम हो जाएगी। चलो नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड डिमांड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे दो कमोडिटीज का हम एग्जांपल लेंगे। देखो बचपन में हम पार्ले जी खाते थे हम सब, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता था पार्ले जी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई तो हम ओरियो पे शिफ्ट हो गए। फिर हमारी और इनकम बढ़ी और ओरियो पे शिफ्ट हो गए। ठीक है, और ज़्यादा ओरियो खाने लगे, सुबह शाम दिन रात नाश्ते में डिनर में सब ओरियो खाते हैं। तो क्या हो रहा है ओरियो के साथ, ओरियो के साथ क्या हो रहा है कि हमारी इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई। इनकम को मैं वाई से डिनोट कर देता हूँ। ठीक है, इनकम बढ़ी है तो डिमांड भी बढ़ गई। ठीक है, तो जब इनकम बढ़ने पे डिमांड बढ़ रही है तो ये बड़ा ही नॉर्मल सा केस है ना, नॉर्मल सा केस है। तो मतलब इस तरह के गुड्स को हम बोलेंगे नॉर्मल गुड। ठीक है, कोई पूछ ले नॉर्मल गुड कौन से होते हैं, नॉर्मल गुड वो है जहां पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे कंज्यूमर उस कमोडिटी की डिमांड बढ़ा देता है, ये नॉर्मल गुड है। ठीक है, और क्योंकि ये नॉर्मल केस भी हम समझते हैं। दूसरे क्या होते हैं, दूसरे होते हैं हमारे पार्ले जी, दूसरे होते हैं हमारे पार्ले जी। पार्ले जी के केस में क्या होगा कि हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज हो गई तो कंज्यूमर ओरियो खाने लग गया, इस वजह से पार्ले जी की डिमांड कम हो गई। समझ आ रहा है, इनकम बढ़ गई तो कंज्यूमर ओरियो पे शिफ्ट हो गया और ओरियो पे शिफ्ट हो गया इसलिए पार्ले जी की डिमांड कम हो गई। यहाँ पे क्या हुआ कि हम ऐसे मान रहे हैं कि पार्ले जी थोड़ा सा इंफीरियर गुड है। ठीक है, थोड़ा कम अच्छा सामान है, इसको हम क्या बोल देंगे, इंफीरियर गुड। इंफीरियर, बुरा मानने वाली बात नहीं है। देखो पार्ले जी पर्सनली मुझे बहुत पसंद है, बस समझाने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, इंफीरियर गुड। तो यहाँ पे इंफीरियर गुड कौन से हो गए, जहां पे कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है। ठीक है, इसी बात को मैं थोड़ा सा और टेक्निकल लैंग्वेज में आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि बुक से अगर आप पढ़ोगे तो बुक में आपको थोड़ी टेक्निकल लैंग्वेज मिलेगी तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। इस तरह के रिलेशन को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव यानी कि नॉर्मल गुड कौन से हुए, जहां पे कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी ऑफ गुड के अंदर पॉजिटिव रिलेशन हो। ठीक है, जहां पे कंज्यूमर की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड दोनों के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होगा, वो क्या होंगे, वो होंगे नॉर्मल गुड। ठीक है, बात आई समझ में, टेक्निकल लैंग्वेज है थोड़ी सी। और इंफीरियर गुड कौन से होंगे, इंफीरियर गुड वो होंगे जहां पे कंज्यूमर की इनकम
एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी के बीच में नेगेटिव रिलेशन होगा। क्या होगा? नेगेटिव रिलेशन, यानी कि इनकम बढ़ रही है और क्वांटिटी डिमांडेड कम हो रही है, तो उस केस में क्या मिला हमें? नेगेटिव रिलेशन। एक बढ़ रहा है, एक घट रहा है, इसलिए नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। बस अब ये लास्ट है, कुछ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हम डिस्कस करेंगे, आपका काम हो जाएगा उसके बाद। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, डिटर्मिनेंट्स का मतलब क्या है? ऐसे फैक्टर्स जो डिमांड को डिटरमाइन कर रहे हैं, उनको हमने कह दिया डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। देखो कौन कौन से हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड? पी एक्स यानी प्राइस ऑफ ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, इसको हम ऐसे पी एक्स करके डिनोट कर देते हैं, यानी कंज्यूमर का खुद का प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड में हमने देखा था ना कि जब प्राइस कम होता है, बाकी सारे फैक्टर्स मान लीजिए कांस्टेंट है, तो क्या होगा? कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा देगा। तो ये हो गया एक डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड कि जो कमोडिटी है उसका खुद का प्राइस। दूसरा डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। तो प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड के अंदर हमें दो केस लेने हैं, एक तो सब्स्टिट्यूट गुड और एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड। ठीक है, और इन दोनों का इफेक्ट हमने देखा, अगर चाय की प्राइस कम हो जाएगी तो कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, क्योंकि कंज्यूमर चाय पे शिफ्ट हो जाएगा। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्या होगा? अगर पेट्रोल की प्राइस ज्यादा हो जाएगी तो पेट्रोल कार्स की डिमांड कम हो जाएगी। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन चलता है, नेगेटिव रिलेशन चलता है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड क्या है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर के केस में भी दो चीजें हमें अलग अलग कंसिडर करनी होगी कि हमारा जो गुड है वो नॉर्मल गुड है या फिर एक इंफीरियर गुड है। अगर नॉर्मल गुड है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, अगर इंफीरियर गुड है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से डिमांड कम हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस। ठीक है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस में क्या चीजें हो जाती है कि कंज्यूमर किस चीज को पसंद करता है। बेसिकली अगर जैसे मान लीजिए अभी फैशन में आ जाता है कि कोई अलग तरह का जैकेट है, मान लो फैशन में आ गया तो सब लोग वो जैकेट खरीदने लगेंगे। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या हुआ? उसमें एक फेवरेबल चेंज आया है, उसकी वजह से सेम प्राइस पे उस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, और ये हो सकता है एडवर्टीजमेंट से इन्फ्लुएंस हो, है ना, या फैशन में आ गया हो कोई चीज, क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है कि जैसे सर्दियों के अंदर आइसक्रीम कम बिकती है, गर्मियों में आइसक्रीम ज्यादा बिकती है, क्योंकि गर्मियों में आइसक्रीम खाना लोग ज्यादा पसंद करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्लाइमेट की वजह से भी हो सकता है टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो जाए, न्यू इन्वेंटरी इन्वेंशन हो सकते हैं एटसेट्रा। तो अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस में फेवरेबल चेंज है तो डिमांड बढ़ जाएगी, और अगर अनफेवरेबल चेंज है तो डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट होता है एक्सपेक्टेशंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि कंज्यूमर कई बार सोचता है कि भाई ये चीज खत्म होने वाली है, और जब हमें पता चलेगा कि कोई जरूरत की चीज खत्म होने वाली है तो हम क्या करेंगे? उसको ज्यादा खरीद के घर में रख लेंगे। जैसे कोरोना के टाइम में हुआ था ना, लोगों को लगा मास्क खत्म होने वाले हैं तो जबरदस्ती के मास्क भर रहे थे, खूब सारे मास्क खरीद लिए, खूब सारे सैनिटाइजर खरीद लिए, वो सैनिटाइजर पूरे खत्म ही नहीं हुए और पता आज तक घरों में चल रहे हैं जो। ठीक है, तो इफ द कंज्यूमर फियर्स एक्यूट शॉर्टेज ऑफ द कमोडिटी और राइज इन प्राइस, राइज इन प्राइस भी हो सकता है। अगर हमें पता चलता है कि भाई कोई चीज है उसके प्राइस बढ़ने वाले हैं तो हम आज ही उसको खरीद लेते हैं। जैसे गवर्नमेंट जब भी पहले के समय में अनाउंस किया करती थी कि भाई पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, अब तो मार्केट पे छोड़ दिया है, रोज ही कम हो सकता है, रोज ही बढ़ सकता है। तो पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट फिक्स रखती थी पेट्रोल के प्राइस, ठीक है, ये कम ज्यादा वाला हिसाब नहीं था। तो उस केस में जब भी न्यूज आती थी ना कि भाई प्राइस बढ़ने वाले हैं, हम क्या करते थे? जाके टंकी फुल करवा देते थे। आज के केस में कोई और एग्जांपल की हम बात करें, जैसे मोबाइल रिचार्ज के प्राइस जो है जनरली स्टेबल रहते हैं, लेकिन बीच बीच में होता है कि हाँ अब बढ़ने वाले हैं, साल दो साल में प्राइस रिवाइज हो जाते हैं। तो जब वो रिवाइज हो जाते हैं, प्राइस बढ़ जाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम आज ही रिचार्ज कर लेते हैं, जिससे कि राइज इन प्राइस वाला इफेक्ट जो है वो हमारे ऊपर ना आए।
अगर आज आ जाए न्यूज़ आ जाए कि भाई 10 दिन बाद से ना मोबाइल रिचार्ज के प्राइस बढ़ने वाले हैं, तो सभी लोग साल साल भर के मोबाइल रिचार्ज आज ही करवा लेंगे, ठीक है, कि सस्ते में हो जाए। तो ये हो गया कि राइज इन प्राइस है, उस केस में भी क्या होता है, कंज्यूमर अपनी डिमांड बढ़ा देते हैं। चलो, अभी तक जो भी हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड की बात करी थी वो क्या थे, एक इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड को अफेक्ट करने वाले डिटर्मिनेंट, ठीक है, जो एक इंडिविजुअल की डिमांड को डिटरमाइन करते हैं। अब हम बात करते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। तो पहली चीज तो ये कि जो भी डिटर्मिनेंट्स इंडिविजुअल डिमांड के लिए काम करते हैं वो सभी डिटर्मिनेंट्स मार्केट की डिमांड के लिए भी काम करेंगे, लेकिन साथ में दो एडिशनल और हैं, ठीक है। दो एडिशनल कौन से हैं, पॉपुलेशन साइज या इसको बोलते हैं नंबर ऑफ बायर्स। अगर मान लीजिए नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाते हैं तो क्या होगी, डिमांड भी बढ़ जाएगी, ठीक है। होगा या नहीं होगा, अगर ज्यादा लोग खरीदने आ जाएंगे किसी चीज को, मार्केट में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, पॉपुलेशन साइज बढ़ जाएंगे या नंबर ऑफ बायर्स बढ़ जाएंगे, तो उस चीज की डिमांड बढ़ जाएगी सेम प्राइस की, ठीक है। और नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको लाइन बाय लाइन में रीड करता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन आप समझ जाओगे क्योंकि मैं समझा, ठीक है। Market demand is also influenced by the distribution of income in the society. If redistribution of income increases inequality, मतलब rich becoming richer and poor becoming poorer, अमीर और अमीर हो रहे हैं, गरीब और गरीब हो रहे हैं, तो इस केस में क्या होगा, लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। जो अमीर लोग होंगे, अमीर और ज्यादा अमीर हो रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, लग्जरी गुड्स खरीदना चाहेंगे, तो उस केस में लग्जरी गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। ऑल्सो अ फॉल इन द इनकम ऑफ द पुअर, जो गरीब लोगों की इनकम कम हो रही है, मे कंपेल देम टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल टू इंफीरियर गुड्स। एक गरीब आदमी और गरीब हो रहा है तो फिर वो क्या करेगा, वो उसकी मजबूरी रहेगी कि उसको नॉर्मल गुड्स से इंफीरियर गुड्स पे शिफ्ट होना पड़ेगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई गरीब आदमी गेहूं की रोटी खाता है, वो इतना गरीब हो गया कि वो गेहूं को अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर वो क्या करेगा, जौ की रोटी खाने लग जाएगा, ठीक है। implying a rise in the demand for inferior goods like coarse grain। coarse grain आपके क्या हो गए, जैसे ज्वार हो गया, जौ हो गया, बाजरा हो गया। हालांकि देखो हम तो राजस्थानी, ठीक है, सर्दियों में बाजरे की रोटी खूब शौक से खाते हैं, घी में चूर के, लहसुन की चटनी के साथ, ठीक है। तो वो बात हो गई हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, ठीक है, लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और एडमिशन ओपन है, अगर आप फुल कोर्स मेरे से पढ़ना चाहते हैं, क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमसे बात कर सकते हैं या इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए अच्छे से पढ़ें लिखें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिससे कि कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।